इंडस्ट्री के अंदर क्या चैलेंजेस हैं वो बताए हैं, एंड दीज आर द न्यू इश्यूज विच आर गोइंग टू कम अप, एंड लॉट ऑफ न्यू MSMEs come up if the scale is developed for recycling of the panels or the part of the inverters or part of the electronic items. This is a very important point for which the R&D can be worked out. Because I have heard that America has put up a very big plant for the recycling, but that plant is not possible in the state, and MSME can take that challenge in time to come. Now we have Mr. Kale, Vishwas Kale from RVPN, and he looks after the smart grid position, since today's topic also covers the smart grid, and the grid stability is a must for any solar energy to inject it into the grid. That's the main issue. And recently for the rooftop also we had a situation where transformer capacity is 100 kVA, and if there is a solar rooftop plant of 100 kVA, they are not permitted, because they are permitting only 80% of the capacity, because the injection of the power will be a difficulty, creating instability in the grid. So I request Mr. Kale to go to the mic. अच्छा Kale साहब अभी आ गए। अच्छा, you had gone to आराम से। हाँ, गुड मॉर्निंग, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं कुछ जो हमारे इनिशिएटिव्स RVPN ने लिए हैं और जो प्रॉब्लम सभी ग्रिड फेस कर रहा है उसको टेकअप करता हूँ, और उसके बाद में जो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर वी वांट इंडस्ट्री टू गिव द सोल्यूशन, या एकेडमिशिया उसके ऊपर क्या कर सकता है, मैं उन 3 बातों को टच करता हूँ। पहला प्रॉब्लम जो अभी ग्रिड में हमें रफली 30% या 32% का ही आदि इंटीग्रेशन इस वक्त राजस्थान ग्रिड में है। प्रॉब्लम 400 kV पर हमारे यहाँ 360, 390 to 420 kV का वोल्टेज वेरिएशन पूरे वेस्टर्न राजस्थान में है 400 kV ग्रिड्स पर। सिमिलरली 220 kV में हम 160 भी देख रहे हैं, 190 भी देख रहे हैं, 230 भी देख रहे हैं और 240 भी देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बड़ी क्लियर है। ये तो तब है जब हम 32% के आसपास पे बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे 50% इंटीग्रेशन की, 56% इंटीग्रेशन की, तो स्थिति बड़ी भयावह है। तो ये समस्या तो आज ही हम 2-4 हैं और प्रॉब्लम में है। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है हार्मोनिक्स का, जो अभी सर ने टच किया। बहुत बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि वेस्टर्न राजस्थान के हमारे 400 kV के ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। तो वो जलने के बहुत बार कारण होते हैं, तो कई बार तो इधर उधर डाल दी जाती है बात कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हुआ, कुछ वो नहीं हुआ। पर रियल कॉज ऑफ कंसर्न इज द इंसर्शन ऑफ दिस हार्मोनिक्स इनटू द पावर सिस्टम। तो ये हार्मोनिक्स जो है ट्रांसफार्मर्स के अंदर जाके और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स आर गेटिंग डैमेज्ड। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी जो टेल एंड पे वोल्टेजेस हैं हमारे, जो डिस्कॉम को मिल रहे हैं, वो भी काफ़ी कम मिल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट और साथ ही साथ जो टेप चेंजिंग का पोजीशन है हमारा एज अ ग्रिड लेवल, वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम कैसे पूरे ग्रिड को एज अ होल देखें और मैनेज करें। इंडिविजुअल स्टेशन पे तो आदमी कुछ कर रहा है, अपना टेप चेंजर भी लगा देता है, ऊंचा कर देता है, उसके बाद कैपेसिटर बैंक ऑन ऑफ कर देता है, इतना ही कंट्रोल है उसके पास, इससे आगे वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने करीब करीब 16-17 के आसपास सेंस किया था कि ये इश्यूज तो आएंगे जैसे जैसे बढ़ेगा। तो RVPN ने एक स्मार्ट ग्रिड प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय 2017 में किया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे बताया नहीं, तो मैं वीडियो वगैरह भी लेके आता, मैं वही ढूंढ रहा था, तो मैं एक प्रेजेंटेशन ही दे देता। तो उसमें हम लोगों ने एक पूरा एक बृहद योजना बनाई थी स्मार्ट ग्रिड इम्प्लीमेंटेशन की ट्रांसमिशन में।
तो 2 इनिशिएटिव्स उसमें हम लोगों ने टेकअप किए थे। एक तो स्मार्ट ट्रांसमिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो पूरा का पूरा कॉमर्शियल नेचर का था, अकाउंटिंग एंड कॉमर्शियल। तो उसमें हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया, एक तो AMR इम्प्लीमेंट किया, एमडास उसमें इम्प्लीमेंट किया, और एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया जो इंडियन कंपनी है उसी ने बनाया है एक ने। तो उसमें DSM का जो अपना बिलिंग है वीकली वो हम कर पाते हैं। उसके अलावा जो शेड्यूलिंग है वो हम ऑनलाइन कर चुके हैं। उसके अलावा उसमें ओपन एक्सेस की भी एप्लीकेशंस और उसका निस्तारण ऑनलाइन मोड में है। स्टेट एनर्जी अकाउंट, पूरा एनर्जी अकाउंट बनाना, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है जो ये काम करता है। तो ये हमने अचीव कर लिया था 2017-18 के आसपास। वी अचीव दिस, वो 5 साल से ऑलरेडी चल रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है वो है स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क असेट मैनेजमेंट। उसमें करीब हमने 14,500 किलोमीटर के आसपास फाइबर ऑप्टिक, क्योंकि ये जितने इनिशिएटिव हम लोग ऑटोमेशन स्काडा के ऊपर काम तो 2004-05 से लगातार कर रहे हैं, चाहे वो सबस्टेशन लेवल पे करें या कैसे भी करें या रिमोट ऑपरेशन के लिए करें, पर सब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो फेस हो रही थी वो थी कम्युनिकेशन की। चाहे वो PLCC पे करते थे तो अटक जाते थे, चाहे वो और कोई मीडिया GSM पे करते थे तो अटक जाते थे। वो रियल टाइम कंट्रोल करने की पोजीशन बन नहीं रही थी। तो ये एक बृहद योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर सपोर्ट किया हमें, तो 50% ग्रांट दे हैव गिवन। तो बाय दैट में हम 14,000 करीब 500 किलोमीटर हमने उस प्रोजेक्ट में डाला। तो रफली अभी हमारे पास 17,500 किलोमीटर फाइबर हमने करीब हर 132 पे पहुंचा दिया। तो करीब 550 स्टेशन हमारे इस वक्त फाइबर पे कनेक्टेड हैं। फिर दूसरी बात आई कि इस पर टेक्नोलॉजी क्या काम में लें हम कम्युनिकेशन के लिए। तो एक पूरा ICT इंफ्रास्ट्रक्चर विद साइबर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हम लोगों ने बनाया, और उसके ऊपर अभी हमारे MPLS बैकबोन है पूरा, और उस पर वो सारा का सारा अभी इम्प्लीमेंट हो गया। और हमारा डेटा 3 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हम लोगों ने बनाए, एक हीरापुरा में, एक अजमेर में और एक जोधपुर में। तो रफली 150-200 सबस्टेशंस को कंट्रोल करने के लिहाज से बनाए। तो ये प्रोजेक्ट करीब करीब जो है कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट से 100% कंप्लीट हो गया। और जी को हमने दिया था डेटा का काम, पूरा जो RTU लगा के डेटा एक्विजिशन का। तो रफली उसमें भी हम 375-80 के आसपास डेटा हम लोगों को एज ए ग्रेड पे मिल रहा है। तो ये तो प्रोजेक्ट का फाउंडेशन है जो हम लोगों ने बना दिया, और ये अभी दिख भी रहा है। तो ये तो बड़ा क्लियर था कि एक रियल टाइम कंट्रोल सेंटर हमें बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग RE इंटीग्रेशन। अब जो इसमें सॉफ्टवेयर में जो खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके ऊपर जो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी आगे उस पर जो सॉल्यूशन चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने फेजर मेजरमेंट यूनिट्स लगाए हैं करीब 25, और वो 25 लगाए हैं वो तो एक बार हमने इंटरस्टेट लोकेशंस पे लगा दिए और जगह लगा दिए, पर उनकी राइट लोकेशन पे प्लेसमेंट। सेकेंडली ये एक बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक अपने आप में है, और सेकंड उसके बाद उस PMU से जो डेटा स्ट्रीम करेगा उसके ऊपर जो इन हाउस सॉल्यूशंस हैं, अभी हमने वो लगाया तो है कि वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए यूज़फुल होगा। एक स्टेडी स्टेट एनालिसिस भी है और एक डायनामिक स्टेट एस्टिमेटर भी है उसमें। तो उसको हम लोग एट द स्पॉट जो रियल टाइम डेटा आ रहा है उसको एनालिसिस कर लो, तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि ये अभी आपका इतना लॉस चल रहा है, अगर आप ये ऑपरेशंस करोगे, ये रिएक्टिव कंपनसेशन लगाओगे, ये हटाओगे, तो अभी आपका लॉस का आंकड़ा ये होगा। तो वो एक हमने उसमें एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप करवाया है, और साथ ही साथ उसमें ये स्टेडी स्टेट एस्टिमेशन के लिए प्लानिंग, फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट उसमें है असेट मैनेजमेंट का। तो जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स हमारे हैं जो क्रिटिकल असेट्स हैं, तो अभी एक फेज में तो हम उतना नहीं कर पाए, उसमें केवल ट्रांसफॉर्मर में जो हमारा ऑनलाइन DGA सिस्टम और ऑनलाइन जो असेसमेंट है वो सारा उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे कि वो सारा डेटा भी कंट्रोल सेंटर पे आए। उस पर रिसर्च प्रॉब्लम यह है, जो अभी मैं GE, ABB और इन लोगों को देखता हूँ, तो इनके पास एक बहुत बड़ा डेटा बैंक उपलब्ध है उस ट्रांसफॉर्मर की असेट को लाइफ असेसमेंट का। तो उसका जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इंडिया में किसी के पास इस तरह का एल्गोरिदम नहीं है।
तो इंडस्ट्री और यूटिलिटी और एकेडमिशिया इस तरह के डेटा को, हमारे पास ह्यूज पूल ऑफ डेटा इज कमिंग। अब उस डेटा के अनुसार अगर आप कोई एल्गोरिदम बना पाते हैं कि साहब अगर आपका ये डीजे का रिजल्ट है, अभी आपके ये उसके ट्रांसफर के पैरामीटर्स हैं, तो और इतने साल का उसका एज है, तो उन्होंने एबीडी का मैंने एल्गोरिदम देखा था, तो उन लोगों ने बेसिकली एम्पेरिकली है वो, उन लोगों का इतना डेटा है तो उस डेटा के हिसाब से वो बता देते हैं कि अब इस ट्रांसफॉर्मर का इतना लाइफ बचा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है असेट मैनेजमेंट में। दूसरा हम लोग इसमें कर रहे हैं एक रिलेज को इंटीग्रेट करा है हमने, तो करीब करीब सर हमने अभी इस वक्त 5000 रिलेज जो है न्यूमेरिकल रिलेज, दोज आर इंटीग्रेटेड टू द कंट्रोल सेंटर। तो उसमें वो सिस्टम ये करता है कि जैसे ही डेटा, जैसे ही आपका फॉल्ट आया तो इमीडिएटली वो फॉल्ट को अलर्ट करेगा आपको, जो भी इससे रिलेटेड इंचार्ज है उसका पूरे फॉल्ट का एनालिसिस करके देगा, रूट कॉज एनालिसिस कि क्या फॉल्ट का रीज़न है और कौन कौन सी रिलेज कब ट्रिप हुई। ये सब ऑनलाइन सिस्टम है, इट कम्स ऑन दिस, फिर फाइनली वो कोऑर्डिनेट दे देगा कि किस कोऑर्डिनेट पे ये फॉल्ट है। तो इफ यू गो टू गूगल मैप, क्लिक करो मैप, उसको ऐप बना रखा हमने, तो गूगल मैप पे क्लिक करते हैं तो आपको पाथ बता देगा कि यहाँ जाना है। तो ऐसे छोटे छोटे उसमें काफ़ी इनोवेशंस पावर सेक्टर में करने पड़ेंगे अपने को, आरई के इंटीग्रेशन के साथ भी और अदरवाइज भी। मतलब एक बड़ा फील्ड है असेट मैनेजमेंट का, क्योंकि वो जो क्रिटिकल अपना इक्विपमेंट है, ट्रांसफॉर्मर, ब्रेकर, सीटी, मेनली तो ये 3 इक्विपमेंट्स पे मेजर फोकस है, तो इनको मॉनिटर करने के लिए इनके लिए जो टेक्नोलॉजी है, एल्गोरिदम्स हैं, वो डेवलप करने चाहिए। दूसरा, पीएमयू एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कुछ इंडियन कंपनीज ने, जैसे मैं जानता हूँ कल्की टेक है बेंगलोर में, ये लोग काफ़ी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस पर, आईआईटी बॉम्बे में भी बहुत काम हो रहा है इस पर। तो पीएमयू का जो डेटा है, पीएमयू प्लेसमेंट और पीएमयू का डेटा, और तीसरा जो बड़ा फैक्टर निकल के आएगा वो आएगा एचवीडीसी। एचवीडीसी पे अपने यहाँ कुछ नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उन्होंने सर ने सही बताया, बहुत ज़्यादा कुछ अपने यहाँ किया नहीं है। तो एचवीडीसी एक आगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए भी और शायद सिंक्रोनस सेपरेशन के लिए भी काम आएगा ग्रिड के, क्योंकि इतना ज़्यादा आरी होगा तो शायद पॉकेट्स में चलाना पड़ेगा हमको, क्योंकि फॉल्ट लेवल वगैरह इतना बढ़ जाएगा, कितनी बार आप 765 लगाओगे। तो वो एक बहुत बड़ा एक रिसर्च एरिया डेवलप हो रहा है, तो इन सब में काम करने की ज़रूरत है। और हमारे पास काफ़ी प्लेंटी ऑफ डेटा वी आर गैदरिंग, पूरे राजस्थान के ग्रिड का डेटा होगा, ग्रिड हमारा यूनिक होगा राजस्थान का, क्योंकि इतना बड़ा आरी इंटीग्रेशन वर्ल्ड में कहीं नहीं आएगा। तो ये सारा एक हम अच्छी पोजीशन पे हैं कि हमारे पास वो डेटा स्मार्ट ग्रिड इनिशिएटिव लेने से उपलब्ध है और हो जाएगा अच्छा खासा। तो इस पे इंडस्ट्री के साथ में और एकेडमिशिया के साथ में मिलकर हम लोग डेफिनेटली सॉल्यूशंस पे काम कर सकते हैं। ये मैं कहना चाह रहा था इसके बारे में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद काली साहब। जो पीएसयूज में जिस तरह का काम हो रहा है और आरवीपीएम में जो काम कर रही है, वो अपने आप में एक, मेरे को कम से कम जानकारी नहीं थी, हालांकि मैं डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं हूँ, पर जो इन्होंने जिस तरह का बताया है, अब बिट्स पिलानी और जो लोग आए हुए हैं उनको ये सोचने वाली बात है कि भाई हाउ दे कैन पार्टिसिपेट, वी कैन मीडिएट, वी कैन बी वन ऑफ द mediators with the PSU, because sitting here we can collaborate, we can discuss how the अभी काले साहब को शायद रुके नहीं सर, अभी काले है नहीं, लंच करके जाना है ऐसे नहीं तो अभी रुक रहे हैं, तो वी विल हैव डिस्कशंस, फर्दर डिस्कशन जो कह रही होंगी तो जवाब देंगे। और अभी राजेश वेस्ट जी हैं हमारे बीच, ये भी हमारे बिट्स के एलमनी है, 71 के बैच है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आईटी के कंसल्टेंट रहे हैं, और टेक्निकली ही इज वेरी साउंड एंड ही हैज गॉट लेटेस्ट सोलर रूफटॉप विद माइक्रो इन्वर्टर्स एट हिज हाउस। He is facing some issues of the over voltage and under voltage and under frequency, so he will let you know what can be done, what can be addressed, how they can be addressed, and what is the use of micro inverters putting on the panels. All this. Rajesh. Solar with wind, but I did not succeed because no good wind systems were available in 3 kilowatt or 2 kilowatt or even 1 kilowatt. So I've been working on that, but so far
we have not been able to get some good systems in India. In India, of course, there may be some others, some systems may be available in other parts of the world. I work with SMEs, help them install solar plants, small scale solar plants, 5 kVA, 10 kVA, 20 kVA, 30 kVA. Then about 6 years back, I had the opportunity to construct my own house, and I thought I will work in a way that all my solar panels should be able to give me DC for all DC appliances in the house. But I could not find good DC appliances in India, so we had to go back to grid solar. Because you don't have refrigerators, DC refrigerators, don't have DC ACs and motors, pumps. Those are not available in India at least. Of course, many other countries, they have good DC ACs, air conditioners. So we had to choose microinverter. We had to choose between string inverter and microinverter. So I found that microinverter was a good option because it had no single point of failure. We had it enabled panel level monitoring. So from here I can see which panel is generating how much energy. And if one of the panel is not has a poor generation, it doesn't affect the entire system like in the single string inverter. So microinverters have a maximum power point tracking system that determines each system's optimal voltage to generate maximum peak voltage. So that is the big advantage. And we have 20 to 25 years warranty, which no string inverter gives. But the cost of the microinverters when compared to a string inverter is high. So how can we reduce the cost? What innovation can we do? Can we do some R&D in India and start manufacturing microinverters? Can we do something in terms of more reliability of the system by having relays which could take care of high voltage, low voltage cutoffs? Of course, cleaning has been mentioned. Then battery, of course, that's a big area where we can have a separate discussion on that. Another point when I was working with MSMEs was about concentrated solar power. Not much research has been done in India about concentrated solar power. But in India, a lot of SMEs use heat. They have boilers, they have got good systems where solar heat is required. So we could develop systems, and concentrated solar power does not require rare metals. So we have a good opportunity for working in this field so that we have something for the SMEs in terms of giving them, if they need heat, if they need power, if they need boilers, all that can be taken care of. Of course, I have been working on solar cookers for a long time, but I'm able to cook only one meal in them. So can we design systems where the heat can be captured and used in the evening so that I can have my meals in the evening also. Then of course in the rural areas you have various opportunities in terms of solar dryer for the farmers. Solar dryers, solar equipment can be utilized. I think if we concentrate on some of these problems, we'll be doing a lot of good for the SME sector. And I would suggest that we can take up the problems of microinverters and see how we could do something in this area. Thank you. Thank you, Ayush.
एमएसएमई के बहुत सारे चैलेंजेस आपने बताए हैं और मैं समझता हूँ कि आज जो बैठे हुए एक्टिशन हैं वो इस बारे में विचार करेंगे क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो सकते हैं और कैसे शाम का खाना सोलर पैनल में मिल सकता है। ये बहुत, क्योंकि रूरल एरिया में अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सूर्य तो भगवान तो हमारे लिए शुरू से एनर्जी का एक सोर्स रहे हैं, तो उस सोर्स को जो फ्री में अवेलेबल है उसको कैसे यूज करें, उस क्या क्या रूरल एरियाज के लिए क्या टेक्नोलॉजी और क्या एमएसएमई यूनिट्स आ सकती हैं, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे हमको वर्क करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो लोगों ने जब तक सोलर का नहीं था तब तक अपने घर में जनरेटर्स लगा रखे थे, तो अब जबकि अब इसकी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है तो रूरल को भी उसका बेनिफिट मिले, ऐसा मेरा अपना विचार है। हमारे पास हमारे सामने वैष्णव जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं, जलोरा साहब हैं, सुरेंद्र जलोरा जी, और आप उदयपुर में इनका एस्टेब्लिशमेंट है, पहले सिक्योर मीटर्स में काम कर चुके हैं और काफ़ी टेक्निकली अभी भी BIS के मेंबर हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती है और उसके कमेटी के मेंबर हैं और सोलर के बारे में इनका काफ़ी बड़ा अनुभव है। तो मैं इनसे निवेदन करूँगा कि वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्पेसिफिकली जो सोलर डेवलपमेंट में आ रही है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। एंड मे बी अबाउट 8 मिनट्स टाइम, 7-8 मिनट्स ही बैठे। और अग्रवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे मौका मिला, क्योंकि एकेडमिक्स के साथ में काम करना और उनके साथ में उनसे सीखना तो बड़ा ही एक्साइटिंग रहता है। और पास में भी मैंने काफ़ी काम किया, IIT में डॉक्टर ML कोठारी साहब की साथ में मैंने हार्मोनिक्स में काम किया, क्योंकि हार्मोनिक्स वोल्टेज करंट हार्मोनिक्स की तो सब बातें करते हैं, लेकिन पावर और एनर्जी में क्या होगा इसके ऊपर बहुत काम किया। और इसके साथ में काम करने में जब अपन बात करते हैं कि इसका सिस्टम इम्पीडेंस का कितना असर होता है, कि जो हार्मोनिक जनरेट कर रहा है उसको तो पेनलाइज नहीं होता है, पड़ोसी जो हार्मोनिक जनरेट नहीं कर रहा है वो पेनलाइज हो जाता है। वो टोटल एनर्जी मेजरमेंट करना है, फंडामेंटल मेजरमेंट करना है, ये सारे इश्यूज के ऊपर बहुत सारी इश्यूज पे हम बात कर सकते हैं। बट अभी हम जो भी सोलर से रिलेटेड है उस पर बात करें और मैं एक 3-4 टॉपिक पे कवर करना चाह रहा हूँ जल्दी से। तो हमने एक सबने बात की है कि सर्जेस, पावर रिलायबिलिटी इन सब के ऊपर है। तो जो पावर सिस्टम के डिस्टर्बेंसेस हैं, सर्ज, स्वेल, डिप्स, इंटरप्शंस और सर्जेस है, EFT है, इन सब के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान अवेलेबल है। और हम अगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत कुछ दे रखा है। मैं BIS का मेंबर हूँ और BIS के बिहार पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ IEC के अंदर, और IEC में भी मैं 3 वर्किंग ग्रुप में काम करता हूँ, WG 11, 14 और 15 के अंदर। तो और पर्टिकुलरली प्री पेमेंट जो WG 15 है उसमें मैंने काफ़ी काम किया है और अलग अलग सब्जेक्ट पे हम उस पर काम कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड्स के अंदर काम करते हैं। तो जो सोलर के ऊपर हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के ऊपर हमारे पास में ग्रिड कोड नहीं है। आज US में बात करें, कोड ऑफ UK के अंदर बात करें तो UK में कोड ऑफ प्रैक्टिस है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा ही है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स है या कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है और उसके अकॉर्डिंग उनको करना है। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन पिछले कई सालों से काम होने के बाद में नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2023 अभी रिलीज हो गया, उसके अंदर बहुत कुछ दे रखा है। तो इंस्टीट्यूशंस को आगे आगे उसको समझना चाहिए। पिछली बार अभी लास्ट वीक मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, BIS के तत्वावधान में हुई थी और काफी अच्छी सेमिनार थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के ऊपर काफी जोर दिया है। फॉर एग्जांपल आज हम सोलर की इंस्टॉलेशन की बात करें तो डिजाइन से, इंजीनियर से आते आते एक्चुअल में क्या है, जब फील्ड में पहुंचता है तब तक तो वो एक टेक्नीशियन है जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं है कि टाइटनिंग कैसे करना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कैसे करना है, अर्थिंग कैसे करना है, जॉइंटिंग कैसे करनी है, हाई वोल्टेज DC में क्या काम करना है। तो अगर हम उस ग्रिड को, जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है, उसको समझ के इम्प्लीमेंट करें और ये जितने इंजीनियर बन रहे हैं वो शुरू से ही स्टैंडर्ड्स को पढ़े और समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। और
नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2023 के अंदर सोलर के ऊपर स्पेशली एक अलग से चैप्टर है, और उस चैप्टर को ही अगर हम समझें तो भी बहुत फायदा होगा। और रिलायबिलिटी के इश्यूज हैं, इंस्टॉलेशन के फेलियर के इश्यूज हैं, वो भी काफी कुछ कम होने के संभावना दिखती है उसके अंदर। स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हम ग्रिड मीटरिंग, नेट मीटरिंग, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स के साथ में नेट मीटरिंग कर पाते हैं, और सोलर इन्वर्टर के बाद में सोलर मीटरिंग होती है, तो एसी के अंदर सोलर मीटरिंग हो जाती है। लेकिन हाइब्रिड मीटरिंग है, तो हाइब्रिड मीटरिंग में अभी ग्रिड कनेक्टेड भी है, डीसी आ रहा है, और लोड के अंदर जा रहा है तो वो ग्रिड से भी आ रहा है, बैटरी से भी जा रहा है, बैटरी के अंदर पावर ग्रिड से भी जा रही है और सोलर से भी जा रही है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हम ये पता लगा सके कि सोलर का जनरेशन कितना हो रहा है? आज कोई पॉइंट नहीं है, सिवाय डीसी मेजरमेंट के। और डीसी मेजरमेंट, डीसी मीटरिंग है क्या? नहीं है। डीसी का कोई स्टैंडर्ड है क्या? नहीं है। तो उसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। मैं आईईसी के अंदर स्टैंडर्ड बनाया था, मैं जर्मनी और स्विट्जरलैंड के एक्सपर्ट थे, मैं इंडिया से था, हमने स्टैंडर्ड बनाया, लेकिन डीसी मीटरिंग को एसी मीटरिंग को एज इट इज कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने यहाँ आके स्टडी करना शुरू किया ईवी के अंदर कि डीसी मीटरिंग कहाँ एप्लीकेबल है, जब हाइब्रिड सिस्टम को मैं देखता हूँ तो पता लगता है कि डीसी मीटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। और लीगल मेट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डीसी मीटरिंग का स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है नहीं। आज ईवी चार्जिंग की बात करें तो ईवी चार्जिंग के अंदर हाइब्रिड सोर्सेस होंगे, सोलर से भी जनरेशन आ रहा है, ग्रिड से भी आ रहा है, और मल्टीपल पॉइंट पे इंजेक्शन हो रहा है। जैसे पेट्रोल पंप पे एक गन है, 2 गन है, मल्टीपल गन्स है, वैसे ईवी चार्जिंग में एक मशीन में मल्टीपल गन्स है। तो नापोगे किसको? आप डिस्पेंस क्या कर रहे हो? डीसी, लेकिन उसका मेजरमेंट और लीगल स्टैंडर्ड है नहीं। मैं बीआईएस के अंदर इस कमेटी का कन्वीनर हूं, और अभी मुझे लग रहा है कि जो हमने आईसी में स्टैंडर्ड बनाया था वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए अभी डीसी के अंदर एप्लीकेशन वाइज हमको बहुत काम करने की जरूरत है। अगर एकेडमिक्स आगे आते हैं तो इस पर हम स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं, और डीसी मीटरिंग के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी क्या होती है वो भी काम किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, इस डीसी मीटरिंग का स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, लैब कैसे बनेगी, टेस्टिंग कहाँ होगी, टेस्ट इक्विपमेंट कौन से होंगे, इसकी भी कोई जानकारी है नहीं और अवेलेबल भी नहीं है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे तो डीसी मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या है, वोल्टेज और करंट के, उसके अंदर रिपल कितना होना चाहिए, कितना एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। जो हार्मोनिक्स की बात करें, जितना ज्यादा आप फिल्टरिंग करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी करंट स्पाइक्स बढ़ती जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको कम कैसे करेंगे? जितनी पीक करंट आएगी और हार्मोनिक पीक बढ़ेंगे, ट्रिपलेंस बढ़ेंगे, उतने ही सिस्टम इंपेडेंस अगर ज्यादा है तो उसका इफेक्ट एंड वोल्टेज पे आएगा ही आएगा। तो इन चीजों को समझ के हम आगे स्टैंडर्ड बनाए, आगे डॉक्यूमेंट बनाए, टेक्नोलॉजी डेवलप करें। इस फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है। डीसी, एलवीडीसी के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अवेलेबल नहीं है, स्टैंडर्ड सही है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो स्टैंडर्ड मीटरिंग, लीगल मेट्रोलॉजी, स्टैंडर्ड्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, खाली जर्मनी में एक कंपनी है जो ये काम कर रही है, एमटी, जिनके पास में 0.02 20 ppm 50 ppm के डीसी मेजरमेंट के इक्विपमेंट है, उस पर काम किया जा सकता है, और एकेडमिक्स को तो बहुत फायदा होता है। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड्स हम आगे चलते हैं कि एप्लीकेशंस पे कहाँ काम करें, ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जहां हम और काम कर सकते हैं। अभी कई लोगों ने, सबने बोला है साथ में कि हम रूरल एरिया में काम करें, और रूरल एरिया के अंदर मुझे बहुत एप्लीकेशंस नजर आती है जहां हम काम कर सकते हैं छोटे छोटे। अभी मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, मेरे पास में आया कि हमको छोटे छोटे पंप चाहिए। आज हम सोलर पंप की बात करें तो बहुत 10 HP 20 HP इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आधा हॉर्स पावर के पंप कहाँ है? BLDC पंप अगर अवेलेबल हो तो रूरल एरिया के अंदर बहुत सस्ते पड़ेंगे। आज मैंने खरीदना शुरू किया, सैंपल आया मेरे पास में 3000-4000 के अंदर सोलर पंप क्वार्टर HP, जो आज बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी बिजली के घरों के अंदर पानी की जो जरूरत है पंपिंग करनी है उसका मीटर हो जाता है। लेकिन चाइनीज पंप है, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, BLDC पंप डेवलप करें, उसके कंट्रोलर्स बनाए, उस पर बहुत सारा काम हो सकता है। BLDC DC चक्कियां बने, आज चक्कियों के लिए कहाँ लोग जाते हैं, जो छोटी चक्की बने जो ढानियों के अंदर, गाँव के अंदर जाएगा तो लोगों का मूवमेंट कम हो जाएगा, उनकी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ड्रायर्स है, फूड प्रोसेसिंग है, तो फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट
ड्रायर्स हैं, उसके ऊपर आज अगर मैं उदयपुर में जाता हूँ, कुंभलगढ़ के उधर इतने आम होते हैं और उसका आमचूर बनाने की फैक्ट्री है, सब धूप में डाल के रखते हैं। आज गर्मी के दिनों में मैंगो आ रहा है, और अगर सोलर ड्रायर हो तो उसकी हाइजीन लेवल बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी। तो अपने यहाँ अगर अच्छी क्वालिटी का अमचूर का पाउडर बनता है रूरल एरिया में, आज हमको पता है गंदगी होगी क्योंकि मिट्टी में खेतों में डाल के सुखाएंगे, लेकिन अगर हम सोलर से ड्रायर बना के देते हैं अच्छी, तो क्वालिटी बढ़ेगी, हाइजीन लेवल बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो रूरल अर्बन के अंदर भी काम हो सकता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम हो सकता है। छोटे छोटे इक्विपमेंट एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट इक्विपमेंट बन सकते हैं जो सोलर से चले। आज सेफ्टी के लिए झटका मशीनें आ रही है, तो दिक्कत है उसमें, लेकिन सोलर बेस्ड झटका मशीन आ रही है, तो उसको भी उस पर काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सोलर रूरल एरिया के अलावा हमको रूरल के अंदर जो ईवी आएंगे और छोटे छोटे ईवी के साथ में बहुत सारे जुगाड़ आते हैं, बैटरीज आ रही है, तो उसकी चार्जिंग लोकल स्टेशन पे चार्जिंग का काम हम करें, छोटे चार्जर बनाए, सस्ते चार्जर हो, तो टू व्हीलर के अंदर पेट्रोल के लिए उसको इतना दूर जाना पड़ता है, जाने की जरूरत नहीं है। चार्जिंग किया, उसको लोकल एरिया में घूमा, माल पहुंचाया, वापस आ गया। तो आज जितने भी ऑटो रिक्शा हैं वो सारे लेड एसिड बैटरी के ऊपर आ रहे हैं। अब लेड एसिड बैटरी की एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, इन्वर्टर की एफिशिएंसी कितनी है? 70% एफिशिएंसी है। पहले एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है 70%, फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है 70%, तो 7 × 7 0.5 50% तो वही हो गया। उसके बाद बैटरी की एफिशिएंसी, आपकी बैटरी की एफिशिएंसी 80% से शुरू होकर 30% में फेंकनी पड़ती है, एवरेज हो गई 60%, तो 5 × 6 कितना हो गया? 40%, तो 2.5 गुना रेट तो वही बढ़ गई। 2.5 साल के अंदर बैटरी फेंक दो, 14,000 रुपए की बैटरी आ रही है, तो पर यूनिट देखोगे तो आप बैटरी वाली बिजली 50 रुपए पर यूनिट पड़ती है। बहुत सिंपल तरीका मैथमेटिक्स लगाई जा सकती है। इसके ऊपर इसको एफिशिएंसी बढ़ाए कि 10 रुपए की यूनिट 50 रुपए 60 रुपए यूनिट से हम इसको 20 रुपए पे लेके आ जाए, 30 रुपए पे लेके आ जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक और है कि ढाणिये के डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। आज जितने भी इन्वर्टर्स हैं, या तो ग्रिड कनेक्टेड है या बैटरी वाला है। अगर मैं 10 हॉर्स पावर 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेता हूं तो 10 किलोवाट के बराबर मुझे बैटरी लगानी पड़ती है, और वो बैटरी बहुत महंगी हो जाती है। आज अगर मेरे पास में सेल्फ सिंक इन्वर्टर्स अवेलेबल हो, जिसको बैटरी भी नहीं चाहिए, खाली सोलर ऑन हुआ और बिजली जनरेट हो जाए जो 50 हर्ट्ज के ऊपर चले, तो आप एक ढाणी के अंदर एक स्कूल है, स्कूल में सिर्फ दिन भर में बिजली चाहिए, लाइट फैन चलेगा, और एक उसको छोटी सी बैटरी चाहिए जो उसको इमरजेंसी लाइट के लिए चाहिए। अब 5 किलोवाट का इन्वर्टर तो लगाऊंगा, लेकिन या तो ग्रिड के साथ चलेगा या बैटरी के साथ चलेगा। बैटरी के लिए 5 किलोवाट की बैटरी लगानी पड़ेगी, वो बेकार हो गया मेरे लिए। तो अगर मैं खाली 500 वाट VA की 500 वाट की बैटरी के साथ में 5 किलोवाट का इन्वर्टर बना देता हूं, तो क्या होगा? घरों स्कूलों के अंदर बिजली के कनेक्शन की जरूरत नहीं, दिन भर चलाया, शाम को लाइट बिजली फैन जो चलाना, वाटर कूलर वगैरह चलाना, चलाया, यूज किया, खत्म। मेरे पास बहुत डिमांड आती है, मैं कई कंपनियों से बात भी की पैसा बना के दो, लेकिन बिजनेस केस ढूंढेंगे, कितना बिजनेस आएगा। तो इन्वर्टर कंपनीज का डिजाइन का R&D का बहुत अलग तरीका होता है, लेकिन एकेडमिक्स के लिए अगर आप वायबल सॉल्यूशन डेवलप कर लेते हैं तो वो साइंस से टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में कन्वर्ट होना। इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट, और साइंस के अंदर तो मॉडल है, एक टेक्नोलॉजी है जो काम करती है, बट वो इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के अंदर बहुत काम अपन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस है। फिर हम अर्बन एरिया के अंदर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आज छत पे जगह बहुत कम होती है। उस कम जगह के अंदर हमारे पास में वर्टिकल दीवारें बहुत अवेलेबल है, साउथ फेसिंग वॉल्स अवेलेबल है। आज उसके ऊपर खिड़कियां हैं, दीवारें हैं, उसके ऊपर फ्लेक्सिबल सोलर जितने आ रहे हैं उसको हम इकोनॉमिकली घरों के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उस टेक्नोलॉजी को घरों के लिए वायबल बना सकते हैं। तो अर्बन एरिया के अंदर इसके ऊपर भी हम काफी काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये तो एप्लीकेशंस हैं जो अर्बन में है या रूरल एरिया में है, इसके अंदर है। बाकी भी हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर काफी काम किया जा सकता है।
बट आई थिंक काफ़ी टाइम ले रहा हूँ मैं, और अब यही बंद करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपने कल हाइब्रिड विंड सोलर का कॉम्बिनेशन बिकॉज अभी राजेश घोष जी ने बताया था कि ATMs में उन्होंने बहुत ट्राई की थी कि सोलर विंड का कॉम्बिनेशन ATM के लिए लगाएं, बट ही कुडंट सक्सीड। आपने कुछ जिद कल किया था कि you had planted some 200 units having the same kind of जी। arrangement. So can you just elaborate? जी, हमने गुजरात के अंदर कोस्टल एरिया पे विंड की अवेलेबिलिटी बहुत है, तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें हम विंड और सोलर से हम बैटरी चार्ज करें और उससे हमारी रात भर जो चौराहे पे लाइट जलती है, वो हर पंचायत के अंदर जितने चौक है गुजरात के अंदर अलग अलग चौक होते हैं, तो चौक के अंदर हमको लाइटिंग चाहिए। तो हमने फिर ये हाइब्रिड सिस्टम डिजाइन किया जिसमें 300 वाट का पैनल है और 300 वाट का ही विंड टर्बाइन है, और विंड टर्बाइन से बैटरी चार्ज होती है और सोलर से भी बैटरी चार्ज होती है और बैटरी से फिर लाइट ऑन होती है। तो इस कंबाइंड सिस्टम को हमने डेवलप किया, लेकिन विंड टर्बाइन, विंड जनरेटर जो है वो भी इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है। तो उसके कंट्रोलर्स जो बाहर हमने चाइना से मंगवाए सारे, लेकिन उनकी रिलायबिलिटी बहुत पुअर है, बहुत खराब हो गए, या उनकी विंड का वेरिएबल विंड के साथ में जो कांस्टेंट जनरेशन होना चाहिए वो मैच नहीं करता है। बोलते हैं कि इस 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगाकर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ में भी हमारा जनरेटर चलेगा, लेकिन वो 4 के आसपास आते आते बंद होना शुरू होता है, जनरेशन आता नहीं है। तो ऐसे जो ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखती है जनरेटर की और एक्चुअल में मिलती है उसमें बहुत फर्क है, जबकि हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं उसमें इतना फर्क आता नहीं है। हम तो मार्जिन लेके चलते हैं। मैंने जितने प्रोडक्ट डिजाइन किए उसके अंदर हमने काफी मार्जिन लिया। मैं सर 1-2 मिनट लेके एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं MBA इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ और मैंने इंजीनियरिंग पढ़ते हुए मैंने सोचा ड्यूअल डिग्री करनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करनी है, इलेक्ट्रिकल में भी करनी है। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। कंट्रोल सिस्टम मैंने 2 बार पढ़ा, और कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के बाद में राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, पोल जीरो से लगाकर बॉडी प्लॉट, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन सब पढ़ लिया। तो आज भी याद है, इतने साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन भूला नहीं मैं। अब यूज कैसे करना ये नहीं पता। 2012 में जाके मैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की पावर सप्लाई डिजाइन की वर्कशॉप में गया बेंगलोर में। वहां उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि गेन मार्जिन और फेस मार्जिन को पावर सप्लाई स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए कैसे यूज करना। तब मेरी बत्ती जली यार, इतने साल पहले पढ़ा और उसको कैसे यूज करना है। वापस आया मैं, मेरे साथ में हार्डवेयर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो हार्डवेयर वाले को बोला तेरे समझ में आया कि नहीं आया? बोला नहीं समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन इंजीनियर था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे समझ में आ गया, मैं तेरे को समझा दूंगा। आने के बाद में हमने पूरा रीडिजाइन किया पावर सप्लाई को और टेस्ट किया। 85 रिलायबिलिटी टेस्ट के अंदर पूरा 5-7 दिन तक पास हुआ, 400 घंटे की रिलायबिलिटी पास हो गया, क्योंकि हमने उसमें रीडिजाइन करके गेन मार्जिन और फेज मार्जिन बढ़ा दिया। और जो पुरानी पावर सप्लाईज थी उसके अंदर गेन मार्जिन, फेज मार्जिन चेक किया तो बहुत कम था, बल्कि पॉजिटिव था उसमें। तो फेल्यूर रेट जो थी पावर सप्लाई की, हम कोरिलेट कर पाए पिछले 10 साल की पावर सप्लाई की फेल्यूर रेट और नई वाली। और जब नई पावर सप्लाई को हमने इंप्लीमेंट किया, 1 मिलियन मीटर्स फील्ड में गए, एक भी पावर सप्लाई का फेल्यूर नहीं आया। और उसकी वजह से कंपनी 10 साल की अनकंडीशनल वारंटी देती है, जो कोई नहीं देता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये जो पढ़ाते हैं ना, इसको अगर हम लिंक कर पाते हैं तो, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है। हम कहते हैं ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क है, कोई फर्क नहीं है, हमारी समझ का फर्क होता है बस। अगर हम इसको लिंक कर पाए तो इंडस्ट्री के अंदर, SME के अंदर जो बिजनेस में ये काम कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत फायदा हो सकता है। आज हम कहेंगे RLC, राइट, ब्रह्मा विष्णु महेश, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, राइट, इसको हम पढ़ते हैं। इसकी वजह से क्या करंट 90 डिग्री लैग या 90 डिग्री लीड से ज्यादा तो नहीं जा सकती ना, इनके कॉम्बिनेशन से। मैं कहता हूँ जा सकती है, राइट। इसको मैं 120 डिग्री का पूरा 180 डिग्री भी घुमा सकता हूँ। कहीं पर भी मैं कनेक्शन मीटर के टर्मिनल में चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ 3 फेज ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड के कॉम्बिनेशन को चेंज करूंगा और आपको कहीं जस्ट नहीं करूंगा, पूरा घुमा दूंगा। इट वाज
नाइटमेयर फॉर मेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अक्रॉस द वर्ल्ड कि वेक्टर 90 डिग्री से बियॉन्ड कैसे जा सकता है, और जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब कम्युनिकेशन सिस्टम जो जीरो क्रॉसओवर के ऊपर पल्स मेथड से कम्युनिकेशन पे काम कर रहे थे DCSI के साथ में, यूएस की कंपनी थी, जिसमें रिवर्स करंट इंजेक्शन करके सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं जो 11 kV सिस्टम को जंप करके चला जाता है। उन्होंने भी कहा नहीं हो सकता है, बट मैंने प्रूव करके बताया कि हो सकता है। तो इस थ्योरी और प्रैक्टिकल को लीड करने में इधर इंडस्ट्री के सब लोग हैं, प्रैक्टिकल है, इधर एकेडमिक्स है, तो अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बने तो हमको सबको बहुत फायदा हो सकता है। बस यही है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। आपने काफ़ी प्रैक्टिकल वर्क किया है, इंडस्ट्री में भी किया है, और आपका इंटरेस्ट लगता है एकेडमिक्स में भी काफ़ी है, क्योंकि बाद 30 साल बाद जाके किताब पढ़ना मेरे को तो सपना सा लगता है। तो क्यों बच्चों की किताब कभी देखता हूँ तो लगता है कहाँ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली से सीधे मेरी इनविटेशन पे आए हैं। ही वाज वर्किंग विद द स्टैंडर्ड्स देयर, और इनकी टिकट थी उदयपुर की, बट आई रिक्वेस्टेड हिम टू ज्वाइन एंड गिव सम सजेशंस फॉर द इंडस्ट्री MSME टू डेवलप देयर। ही हैज, and I am requesting him to step to 334 because he has to leave for उदयपुर। तो थोड़ा जो भी इनकी कोई तैयारी जो हमारे काले साहब की उनकी थोड़ा आप पहले करा दें। मैं हमारे सामने अजय यादव जी हैं जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हैं, और टेक्निकली इनका काफ़ी मैंने देखा, 2-3 वेबिनार्स में भी देखा है, और जनरल भी काफ़ी इंडस्ट्री के बारे में कि सोलर के बारे में क्या क्या डिफ़िकल्टीज हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बस इतनी सी निवेदन है, क्योंकि टाइम अपन काफ़ी आउट हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा 5 मिनट हो गया, 2-3 मिनट में खत्म कर नहीं फिर भी 5 मिनट नहीं 7 मिनट लीजिए। जी जी प्लीज। चल रहा था वो, मतलब ऊपर के ऊपर लेवल तक जा रहा है। अभी सुरेंद्र सर को सुना तो लगा कि भाई क्या चीजें चल रही हैं। मैं भी वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल बस एक ही सेमेस्टर में पढ़ी है। तो मैं क्या है एक दूसरा पर्सपेक्टिव रखूंगा। 7 मिनट में ही बात खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक कहानी सुनाऊंगा। अभी यहाँ आने से पहले सुबह सुबह मैं सन सिटी में रहता हूँ, उधर एक बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे मेरे जानने वाले एक है, उनका कुछ पेट वेट काट के कुछ, उनका बड़े बुजुर्ग है, उनका कुछ ऑपरेशन किया। तो मेरे घर पे भी एक डॉक्टर है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ ही मैं गया, तो वो दोनों लोग बात कर रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि उनका कुछ ये पैनक्रियाज और ये मतलब लिम्फोसाइटोमा ऑफ इंटेस्टाइन टाइप बातें कर रहे थे वो। तो जब वो दो लोग बात कर रहे हैं तो मैं ऐसे सुन रहा हूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनको पूछा कि भाई अब मुझे भी बताओ कि क्या बात, ये हुआ क्या, या आपने उनके घर वालों को क्या बताया। तो घर वालों को बस इतना बताया कि भाई इनके एक नली थी, तो थोड़ी सी ब्लॉक हो गई, पेट थोड़ा काट दिया, ठीक हो जाएगा। तो अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे कि भाई हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और दूसरे जो है कॉलेज से लोग हैं एकेडमिशियन, हम बात कर रहे हैं MSME के प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। तो मैं तो क्या उतना टेक्निकल तो नहीं जाऊंगा, मैं MSME के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि वो जो तीसरा बंदा जो सुन रहा था, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पैनक्रियाज कहाँ है या इंटेस्टाइन में क्या हो गया, उसको ये बताओ कि भैया इसकी नली ब्लॉक हो गई, पेट काट दिया और ये निकल गया। तो MSME क्या चाहता है? MSME ये चाहता है कि जैसे अभी राजेश गोयल सर से मैं शुरू करता हूँ, उन्होंने कहा था कि भाई वो अच्छे इक्विपमेंट्स ले आएगा, वो चाहता है वो खर्चा कर देगा, सारी अच्छे इक्विपमेंट्स ले आएगा, लेकिन वो या तो इंस्टॉलेशन सही से नहीं होगा। वहां पे तो ठीक है, हमारे इंजीनियर्स और उनको हम ठीक से बताएं वो करें, उनका इंटरेस्ट काफी है, लेकिन जो MSME जो काम कर रही है उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं जागता है, या वो पावर की बात कहें तो वो उतना समझना नहीं चाहता, या उसकी समझ भी नहीं आता क्योंकि उसने तो वो अंदर की पढ़ाई पढ़ी नहीं है। उसको चाहिए आसान भाषा में, उसको चाहिए एक जगह पे कहीं पे उसका, अगर मैं एनर्जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करूं, एनर्जी मैनेजमेंट या पावर प्रोक्योरमेंट की बात करूं, उसको चाहिए मुझे एक डैशबोर्ड पे आप दिखा दो
मुझे हार्मोनिक्स पता ही नहीं है क्या होते हैं। मेरे को अगर हार्मोनिक्स आ रहा तो मुझे तो अलार्म बजना चाहिए कि आपके यहाँ कोई फॉल्ट है, तो वो उस पर ध्यान देगा। अच्छा, उसके लिए क्योंकि एमएसएमई जब हम बात करें जिनके 1.5 करोड़ रुपए भी बिल आ रहे हैं, 2 करोड़ बिल आ रहे हैं, मैं तो स्टील इंडस्ट्री की बात कर लूं, वो भी ऐसा नहीं करेंगे कि उसके लिए पावर के लिए एक अलग से बंदा रखेंगे। ये सारे लोग जिनका 1 मेगावाट तक लोड था, पावर एक्सचेंज से पावर प्रोक्योर करते थे, लेकिन वो पावर मैनेजमेंट के लिए किसी को हायर नहीं करेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि इतना एक्सपर्ट चाहिए जो सारी चीजें समझ ले। उनको एक डैशबोर्ड चाहिए जहां पे उनको ये पता चले कि मेरा सोलर का जनरेशन क्या हुआ, मेरा इस महीने का कंजम्पशन क्या हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ है तो मेरा फॉल्ट पता चले। मुझे अगर एक्सचेंज से पावर परचेज करनी है तो वहां पे मेरे को क्या बिट डालनी है। मतलब जैसे हमारे पास जब डेटा आ जाता है, साल भर का डेटा आ गया, तो वो हमें मतलब एक सॉफ्टवेयर के रूप में चीज चाहिए कि मुझे एक डैशबोर्ड पे दिख रहा है। अगर मैं 1 साल का डेटा मेरे पास पीछे मिल जाए तो मैं इंडस्ट्रीज के या किसी का भी इस कॉलेज का भी मैं बिजनेस एज यूजुअल कि आज के डेट में क्या लोड रहने वाला है पता कर सकता हूँ। उससे ऊपर नीचे जाता है वो अलार्म्स क्या होंगे, क्या ट्रिगर्स होंगे, मतलब डेटा एनालिटिक्स, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस सब को निकाल के हम उनको कोई सॉल्यूशन दे पाए। आज वो चीजें मतलब टेक्नोलॉजी का इतना अपग्रेडेशन हुआ है कि हम उनको सही मतलब कीमत में वो सब चीजें दे भी सकते हैं। पहले क्या होता था, जब एक बड़ी कंपनी, एक L&T, ABB जैसी कंपनी से का अपने वो करवाते थे इंस्टॉलेशन। आजकल क्या है, कहीं इवेंट होने वाला है, मैंने पहले से सब कुछ सेट कर दिया है कि ठीक है, अगर मुझे 2.5 रुपए की रेट मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा, तो मैं कुछ अपने लोड है जो मेरे यूज के नहीं है वो बंद हो जाए, मैं अपना लोड अपना रिड्यूस कर लूंगा। तो अब इसके लिए क्या बेस तैयार करना है, तो बेस वो डीआर का बेस भी तैयार होगा, लेकिन उससे पहले उसको ये दिखाना है कि भाई पावर बहुत छोटी समस्या आती है मतलब इंडस्ट्रीज में। अगर हम देखें कि उनको मैं जो भी सोलर जो भी इन्वर्टर लगाता हूँ उसका एक आरएमएस रहता है, वहां से उसको पता चल जाता है क्या जनरेशन चल रहा है। अगर वो देखना चाहे उसका अलग अलग इक्विपमेंट वाइज या क्या लोड रह रहा है या उसने टोटल क्या कंज्यूम किया, वाकई सोलर से क्या फायदा हुआ उसका, तो ये सब चीजें उसको एक जगह मिल जाए। सेंसर्स का, ऑटोमेशन का, इन सब चीजों का इस्तेमाल हो जिससे वो फ्यूचर रेडी भी रहे कि भाई जब डीआर वगैरह आए आज से 5 साल 10 साल बाद तो वो उसके लिए तैयार रहे। और इन शॉर्ट की उसको सब कुछ आसान भाषा में समझना है, उसको एक जगह, मतलब मैं किसी एक बंदे को नहीं भी रखूँ ना। एमएसएमई की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो चाहता है कि मैक्सिमम काम कम लोग कैसे कर, वो सब चीजें कर पाए। आज अगर हमारे तिवारी सर है, पावर मैनेजर है, एनर्जी ऑडिटर है, एक छोटी मोटी इंडस्ट्री अगर आप बताइए अगर कोई एनर्जी ऑडिट के लिए बोले तो वो एक बार करा लेगा, उसके बाद 5 साल तक उसको फिर वो मतलब वो सोचेगा नहीं एनर्जी ऑडिट कराने का, क्योंकि वो जो फीस और वो सब रहती है ना, उसको चाहिए रियल टाइम एनर्जी ऑडिट, सारे सेंसर्स लगे उसको पता चलता है। हाँ सर, थैंक यू। धन्यवाद। आपने जो रियल इश्यू रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी का है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस पर मेरे ख्याल से एकेडमिशियन भी कुछ कहना चाहेंगे बाद में, तो we will request him to stay on what are the problems which could be sorted out will be discussed. श्री ईशान चतुर्वेदी हैं, वेयर सोलर के, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और सोलर के बारे में जो रियल सेंस में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसके बारे में ये बात करेंगे। वैसे तो मार्केटिंग के आदमी हैं और सोलर में जो चैलेंजेस हैं उनको बताना चाहेंगे, क्योंकि आज का अपना टॉपिक, रिक्वेस्ट करूँगा कि कैन यू बी शॉर्ट एंड बी स्पेसिफिक बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड देयर आर 3 more speakers. Right. I will not take much of your time, sir. Respected gentlemen, thank you for this opportunity. First of all, जो important points हैं जो मैं समझ रहा हूँ यहाँ से बिट्स के जो कार्निशिया हैं, see you are dealing with young adults. 16 साल से 20 साल के बच्चे कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए, and then they are moving into MSMEs and other industries and working there. So the things which we are facing now will be the solution in future. तो वो सोल्यूशन की अगर हमें अभी बात करनी है और उन प्रॉब्लम्स की बात करनी है तो वो समझना पड़ेगा कि उनको सिखाना क्या है, ताकि वो तैयार हो सकें
कि आगे जो डिफिकल्टीज आएंगी उसके लिए वो अभी से प्रिपरेशन करके रखें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टू थ्री थिंग्स। BITS हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल R&D सेल। उनके पास काफ़ी अच्छे सिस्टम्स हैं विच आर यूजफुल फॉर दी अडल्ट्स। एक बड़ा अच्छा आजकल एक चीज़ हो रही है विच इज़ कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट का आइडिया ऐसे उजागर होता है कि हम अपने सोलर स्ट्रक्चर्स में आयरन यूज़ करते हैं। वी यूज़ गैल्वनाइज्ड आयरन। गैल्वनाइज्ड आयरन की कॉस्ट बहुत फ्लक्चुएटिंग है और धीमे धीमे बढ़ती जा रही है जी, आगे जाके ये और बढ़ेगी। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर अमेरिका में ऑलरेडी R&D चल रही है। दे हैव रीच्ड ऑन सम कंक्लूजन्स आल्सो इन विच वो ये चाहते हैं कि जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको यूज करके वी कैन मेक सम स्ट्रक्चर्स जो कि इन आयरन को स्ट्रक्चर्स को रिप्लेस कर सके। प्रॉब्लम है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर इज अ मेजर इशू विद दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये ऑलरेडी काफ़ी इंडस्ट्री बनी हुई है दिल्ली के आसपास में जो कि इस पर काम भी करती है, छोटे मोटे फर्नीचर और ये सब चीज़ें बनाती भी हैं इनकी चीज़ों के। बट प्रॉब्लम ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। अगर सोलर प्लांट की आप बात कर रहे हैं तो वो 25 ईयर्स की बात होती है। तो 25 ईयर्स के लिए जो स्ट्रक्चर, जिस तरह का पैलेट, जिस तरह का केमिकल डिजाइन उसकी होनी चाहिए, एंड आई एम श्योर आपके पास केमिकल की एक ऑलरेडी लैब है जहाँ पे काम चल रहा होगा। आई एम जस्ट सपोजिंग, बट दिस इज समथिंग विच इज इफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन दिस, तो हमें पता है कि ये आगे जाके बहुत काम की चीज़ है। इस पर फोकस करना जरूरी है बिकॉज प्लास्टिक पोल्यूशन is one of the biggest hazards right now we are facing. आप oceans को ले लीजिए, चाहे अपने landfills को ले लीजिए। Second issue which we are seeing over here is that which is of land deployment. Solar के लिए अभी राजस्थान में जितना deployment है all over India इतना नहीं है। हम already ये face करेंगे जो plain वगैरह solar है 2 गीगावाट 1 गीगावाट, इनके लिए लैंड अब बहुत कम बचा है। भाडला कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पहुँच चुका है। लैंड रिसोर्सेज आर स्केर्स, वाटर रिसोर्सेज आर इवन मोर स्केर्स। तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट गवर्नमेंट इज पुशिंग व्हिच इज एग्रीवोल्टेइक। एग्रीवोल्टेइक इज की जो लैंड है वो किसान अपना जमीन ना दे, जमीन वो ये करते थे नॉर्मली कि भाई मैं तो लीज पे दे दूंगा, इसमें जो मेरी कमाई थोड़ी बहुत हो रही है उससे अच्छा लीज की कमाई आ जाएगी। तो गवर्नमेंट इज पुशिंग कि आप उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर डिजाइन करके लगाएं जिससे नीचे खेती होती रहे और सोलर प्लांट भी चले। तो एक लीज की इनकम के साथ में आपकी जो जनरल इनकम है उसका लॉस ना। We have recently completed a 400 kilowatt plant which has been awarded as the best agrivoltaic in Rajasthan also. तो जैसे मैं इस पे वर्किंग कर रहा था तो मैंने देखा इसका एप्लीकेशन काफ़ी ह्यूज है। If we can deploy talking about राजस्थान एक बहुत अच्छा एरिया है, but all over India, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, all these regions want to use their land to the optimum. That is a very major thing which they want to do because अगर आप किसी किसान की जमीन पे बोल रहे हो भैया आपकी जमीन आपके पास रहेगी, खेती करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें सोलर लगाऊंगा, उससे इनकम इतनी और आएगी, तो आप सोचिए वो कितना बेनिफिशियल है उसके लिए। यही चीज अगर हमारी एज एकेडमिया कैन वर्क ऑन द डिजाइन एस्पेक्ट, इसकी डिजाइन पर काफी वर्किंग चल रही है। जर्मनी हैज डन अ लॉट, नीदरलैंड्स हैज वर्टिकल प्लांटेशंस आल्सो, एंड इसी को लेते अगर हिंदुस्तान में इंडिजिनस कुछ डेवलपमेंट हो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है दैट इज द इकोनॉमी ऑफ दैट सोल्यूशन। इन यूरोपियन कंट्रीज इकोनॉमी कम्स अ लिटिल सेकंड, बट इन इंडिया वी वांट ये सस्ता सुंदर टिकाऊ जिसे कहते हैं वो बहुत जरूरी भी है। That is something for the future which if we can do, if we can create some solutions in terms of application of such things, that will be highly beneficial. Then I will come to another aspect. यहाँ मनोज जी से बात हुई, Renew में they are putting up a plant, that's a great thing. जो इंडिया में अभी नहीं हो रहा है वो आगे जाके होगा, that is BIPV. सर ने बात भी करी थी कि घरों पे अगर जो वर्टिकल स्पेसेस हैं उनको यूज कर सकें, फ्लेक्सिबल पैनल्स यूज कर सकें। इसके लिए सर ऑलरेडी एक सोल्यूशन है विच इज कॉल्ड बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक। तो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक का मतलब ये होता है कि जो आपके फ्रंट फसाड है, हमारे इतने मॉल्स हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं जो फ्रंट में आजकल ग्लास यूज करते हैं। आज के टाइम पे BIPV कॉस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इक्विवेलेंट टू अ सोलर पैनल। सोलर पैनल विद फ्रेम का अभी भी हमारे पास में पुख्ता सोल्यूशन नहीं है जिसके लिए हम उसको
अगर मान लीजिए मेरा BIPV का पैनल कल को खराब होता है, मैं उसे निकाल के रिप्लेस कर सकूं। नॉर्मली ये चिपकाए दिए जाते हैं लाइक ग्लास जैसे सिलिकॉन से सील कर दिया जाता है ताकि वो वाटर टाइट हो जाए, वैसा उसको किया जाता है सोलर पैनल के साथ भी, उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। बट दैट इज नॉट द राइट सोल्यूशन, क्योंकि कल को आपको सोलर प्लांट में मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ग्लास टूट के तो रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो वो एक जो डिजाइन एस्पेक्ट है, अगेन इट इज वेरी यूजफुल फॉर द कमिंग जनरेशन, फॉर द कमिंग इंजीनियर्स टू वर्क ऑन दैट एंड गिव अ सोल्यूशन, एंड दिस कैन बी अ पेटेंटेड सोल्यूशन ऑल्सो which can be utilized in the future for the country and beyond the country also, right? So these are the 3 points, and then lastly I would also like to mention the skill development which is required in India to outsource the skills which us as engineers have. आज यहाँ पे हार्मोनिक्स की इतनी बात हुई, लॉसेस की बात हुई, एक मैं सिंपल सी बात करता हूँ सर, we have the knowledge to create anything which we want to. इंडिया में पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, जहाँ पे किसान अपनी DG से गाड़ी चला सकता है तो कुछ भी हो सकता है। उस केस में आई वुड जस्ट लाइक टू से वी आर ऑन द ब्रिम ऑफ एक्सपोर्टिंग स्किल्ड मैन पावर आउटसाइड ऑफ इंडिया, नॉट इवन जस्ट मैन पावर, द स्किल इटसेल्फ। देयर आर मेनी एजेंसीज इन इंडिया जो कि UK बेस्ड है और उनका सारा काम यहाँ पे होता है, बी इट डिजाइनिंग ब्रिजेस फॉर द UK, बी इट डिजाइनिंग डैम्स फॉर द UK। यही चीज आगे जाके सोलर के साथ भी होगी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट US एंड यूरोप अलोन, लेट्स टॉक अबाउट अफ्रीकन कंट्रीज, लेट्स टॉक अबाउट कंट्रीज व्हिच आर नॉट दैट वेल ऑफ, दे नीड दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। आप अगर अभी जिम्बाब्वे जाके सोलर प्लांट देखेंगे तो उसको कोई भरोसा नहीं कि वो नॉर्थ फेसिंग होगा कि साउथ फेसिंग होगा, उनको पता भी नहीं है। बट अगर यहाँ पे कोई हमारी लैब में बैठ के उसको बता सकता है कि सर ये ऐसे लगेगा और यूं होगा और ऐसे होना चाहिए, तो दैट इज अ स्किल व्हिच वी आर यूटिलाइजिंग, so which is not there in other places, can come from India. So these are my 2 minutes, sir. I think I didn't take too much of time. Thank you.